Okay, जी, we'll start stacks today. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था क्यूज को, ठीक है। हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कंप्लीट कर ली थी, एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी और पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी, जो कि काफ़ी सिंपल। किसी को इशू हो कोई चीज़ पे क्वेश्चन पूछना हो, नो क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। एक्चुअली अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम एक बहुत अच्छी लिंक लिस्ट की और एरे की बेस बना चुके हैं, क्योंकि हमें आइडिया है कि अगर कोई भी चीज़ लिंक लिस्ट में ऐड करनी हो कैसे ऐड होती है, और अगर कोई चीज़ एरे में ऐड करनी हो तो क्या चीज़ें देखनी पड़ती है। तो अभी जब हम किसी नए डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, खासतौर पर जैसे अभी क्लासिकल स्ट्रक्चर्स की बात करूँ, यूज की स्टैक्स की, तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान है। ठीक है, आप लोगों के लिए अब वो एक्चुअली सिर्फ मैं आइडिया दे दूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो आप उसको कंप्लीट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मे भी थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपके जी मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन। तो अब से थोड़ा सा हमारा जो फोकस है वो चेंज होगा कि हम जिस डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशन ज़्यादा डिस्कस करेंगे। जब एप्लीकेशन ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा कि हमें पता होगा ये डाटा स्ट्रक्चर करता कैसे है, लेकिन वो तो समझ आ गई, लेकिन कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एरे बेस्ड और पॉइंटर बेस्ड कैसे होती है। तो होपफुली आज ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, फिर हम इसकी नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारी नेक्स्ट लेक्चर हो शायद उससे भी नेक्स्ट लेक्चर में एप्लीकेशन कुछ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नाम से क्या आइडिया होता है, व्हाट इज अ स्टैक? सो मामा आप क्या कहते हो? एक पाइल, ठीक है। कुछ चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रखी हो तो वो जो बनता है उसे कहते हैं स्टैक, ठीक है। थिंग्स पुट टुगेदर वन ऑन द अदर, ठीक है, इसी तरह से हो सकते हैं। तो आपकी एग्जांपल के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल बुक्स हैं, तो आपने टेबल पे एक बुक रखी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, ठीक है। तो दैट्स अ स्टैक ऑफ बुक्स, ठीक है। तो हम इस तरह की चीज़ देख रहे हैं। तो स्टैक का जो इसमें बिहेवियर बनता है, जब हम इसकी शेप इस तरह की बना रहे हैं, तो शेप बना रहे हैं हम एक्चुअली एक बकेट की तरह, ठीक है। इसका जिक्र स्टैक एक्चुअली हमने प्रोग्रामिंग में पहले भी कई बार डिस्कस किया है। तो जी, कोल में भी करें क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी कंप्यूटर साइंस में। तो हम इसको बकेट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि जो स्टैक है इट्स लाइक अ बकेट। इसमें हम चीज़ें इंसर्ट करते हैं, तो क्योंकि हमने चीज़ें इंसर्ट की हैं, बकेट है उसमें, वो चीज़ यकीनन नीचे चली जाएगी, बिल्कुल बॉटम पे चली जाएगी। जब वो बॉटम पे चली जाएगी वो चीज़ इस तरह से कहीं नीचे, सबसे नीचे प्लेस हो जाएगी। कोई और चीज़ इसके ऊपर प्लेस, कोई और चीज़ दोबारा ऐड करेंगे तो उसके ऊपर प्लेस होनी चाहिए, कोई और चीज़ ऐड करेंगे तो वो भी इसके ऊपर प्लेस होनी चाहिए। तो एक दूसरे के ऊपर चीज़ें प्लेस हो रही हैं। ये एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने पे ही फोकस क्यों है, या इस पे एम्फेसिस क्यों है? एम्फेसिस इसलिए है कि जब मैं यहाँ से चीज़ों को निकालूंगा तो आई हैव नो अदर ऑप्शन देन टू टेक द टॉप मोस्ट आइटम आउट ऑफ दिस स्टैक। ये बात समझ आ रही है ना? तो टॉप मोस्ट के अलावा कोई और आइटम मैं निकाल नहीं सकता। तो इसमें जो स्पेशल कॉन्सेप्ट है वो एक टॉप आइटम का है कि इस वक्त जो मैंने सबसे पहले आइटम ऐड किया था वो नीचे चला गया, उसके बाद उसके ऊपर मजीद चीजें आ गई हैं, और जो सबसे टॉप पे ये करंट आइटम है, मैं सिर्फ इसको रिसीव कर सकता हूँ, इसी को मैं व्यू कर सकता हूँ या रिट्रीव कर सकता हूँ। तो ये जो बिहेवियर है इसको कहते हैं पुश डाउन लिस्ट या लास्ट इन। ये सबसे लास्ट में हुआ था, सबसे पहले आउट हुआ, फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट भी यही होता है, फर्स्ट इन। सब फर्स्ट इन कौन सा वाला है? फर्स्ट इन ये वाला है, ये सेकंड इन था, ये थर्ड इन था। टॉप पे जो थर्ड इन है, लास्ट इन है, वो फर्स्ट आउट होगा, या जो फर्स्ट इन था वो लास्ट आउट होगा, ठीक है। तो बिहेवियर हमने इस तरह बनाना है, तो जो चीज बनेगी दैट वुड बी अ स्टैक। तो कुछ स्टैक अगली बुक्स की, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, यहाँ पे वो वाली स्टैक दिखानी बहुत जरूरी थी जिसमें कि हमें यहाँ पे कुछ बर्तन नजर आ रहे हैं। ऐसे क्यों नजर आ रहे हैं, ये एग्जांपल क्यों डाली यहाँ पे? अच्छा, मैं सिनेरियो पूरा बताता हूँ, तो इसके पीछे पूरी कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि आप किसी शादी में चले, ठीक है, शादी पे गए, तो शादी पे जाते क्यों है बोला आप लोग? हाँ, खाना खाने जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली खाना खाने जाते हैं, ठीक है जी। तो आप खाना खाने गए हैं, तो वहाँ पे आप इंतजार करें, खाना खुलेगा, खाना खुलेगा, तो अचानक क्या हुआ जी कि वेटर्स ने टेबल सेट करने शुरू किए। उन्होंने कुछ प्लेट्स ला के रख दिया खाने का। जब उन्होंने कुछ आपको, या फिर होस्ट ने आपको अनाउंस किया जी खाना खा सकते हैं आप, तो आप उठे, और ये जो प्लेट्स पड़ी हुई है ये किस तरह से पड़ी हुई है? इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक। और अगर आप अक्लमंद हैं तो आप डेफिनेटली देंगे सबसे ऊपर वाली प्लेट जो है वो उठाएंगे। गलती से सबसे नीचे वाली प्लेट को उठाने की कोशिश करें, क्या होगा?
मार पड़ेगी आपको सबसे, क्योंकि आप सारे में सारा स्टैक गिरा देंगे। ऐसे ही होगा, जब सारा स्टैक गिर जाएगा तो डेफिनेटली वो खत्म हो जाएगा, उसका सारा बिहेवियर खत्म हो जाएगा। स्टैक में रखी क्यों थी कि आप टॉप से एक प्लेट उठाए उसको यूज करें। तो टॉप मोस्ट आइटम के अलावा यहाँ पे कोई आइटम निकालने की कोशिश करेंगे तो बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और एक्चुअली उसका नुकसान इतना होगा कि जो एप्लीकेशन थी वही खत्म होगी। ठीक है, तो स्टैक को इतना रिस्ट्रिक्टिव आपने रखना है कि अगर एक आइटम अपार्ट फ्रॉम द टॉप आपने रिमूव करने की कोशिश की तो सारे आइटम्स टूट सकते हैं। सारा स्टैक का बिहेवियर खत्म होने का नुकसान ये है कि हमें कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी, तो लेट्स डिस्कस। अभी बहुत सिंपल सा बिहेवियर, को खास इसमें बिहेवियर नहीं है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत हैं जी। हमारा रिकर्सिव कॉलिंग काउंट, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो होगी दैट वुड काउंट। ठीक है, एक्चुअली हमारी स्टैक की जो सबसे पहली एप्लीकेशन जो हमने देखी थी ना कंप्यूटर साइंस पढ़ते हुए, वो थी ही फंक्शन कॉल। वो एप्लीकेशन हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करनी, बल्कि इनफैक्ट आज ही डिस्कस कर लेंगे कि हाउ डू वी कॉल मल्टीपल फंक्शंस फ्रॉम द सेम प्रोग्राम। ठीक है, तो कंपाइलर वो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मेंटेन करता है कि इट नोज कि लास्ट फंक्शन मैंने कौन सा कॉल किया था, और जो लास्ट फंक्शन कॉल किया था मैंने इस फंक्शन के टर्मिनेट करने के बाद दोबारा उसी पे जाना है। ठीक है, यानी कि फंक्शन कॉल हो रहा था, उसने किसी और को कॉल कर दिया, जो लास्ट था वो भी याद होना चाहिए। नए फंक्शन ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की तो प्रोग्राम को पता होना चाहिए कि इसकी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होने के बाद वापस जाना है वहां पे जहां से एग्जीक्यूशन मूव की थी। तो दैट्स द बिहेवियर ऑफ अ स्टैक कि यू मेंटेन द लिस्ट कि किस सीक्वेंस में आपने फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल किया। दैट्स एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स। In fact, that's the first application of stacks that we discussed in computer science. तो ओवरऑल बिहेवियर या इसकी एडीटी डिस्कस कीजिए तो वो क्या है जी कि हम ऑर्डरिंग रखे होते हैं चीजों की, लेकिन ऑर्डरिंग इस तरह से रखे होते हैं कि जो लास्ट पे आइटम आया होता है दैट्स द वन दैट वी टेक आउट फ्रॉम द स्टैक। ठीक है, तो इट एक्सप्लिसिट लीनियर ऑर्डरिंग मेंटेन करता है। वन बाय वन करके आइटम्स ऐड होते हैं। ठीक है, आइटम्स आर इंसर्टेड एंड रिमूव्ड इंडिविजुअली। आइटम्स को पुश किया जाता है और पॉप किया जाता है। ये दो बिहेवियर्स का नाम सेम रखना है। इंसर्ट और डिलीट का जो बिहेवियर है, अब वो बिहेवियर बड़ा रिस्ट्रिक्टिव सा बिहेवियर है, उसमें कोई मतलब स्पेशल एक बिहेवियर दिखाना है हमने, सिर्फ किसी भी पोजीशन पे ऐड नहीं करना। वी हैव डिसाइडेड टू ऐड द ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑन द टॉप और आल्सो रिमूव फ्रॉम द टॉप। तो जो ये ऑपरेशन है इनको कहते हैं पुश ऑपरेशन। ठीक है, और जो रिमूव होता है उसको कहते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा होती है पॉप ऑपरेशन एंड पुश ऑपरेशन, ये इंसर्ट एंड डिलीट के नाम है। तो जो अगर इसका बिहेवियर देखा जाए इसके बाद ग्राफिकली, तो वो इस तरीके से कुछ प्लेट्स पड़ी हैं जिनमें टॉप वाले को हमने मार्क किया हुआ है, बाकी उसके नीचे सीक्वेंस में पड़ी हैं। जब हम पुश करेंगे तो टॉप वाले के ऊपर नया आइटम प्लेस होगा, और जब हम रिमूव करेंगे तो टॉप वाला आइटम रिमूव हो जाएगा और जो नेक्स्ट होगा वो टॉप बन जाएगा। ये नेक्स्ट को टॉप बनाने वाली स्टेटमेंट कहनी जरूरी थी, क्यों? क्योंकि जब आप रिमूव करेंगे या पॉप करेंगे तो स्ट्रक्चर जो आपने बनाया उसमें चेंज क्या होगी, ये जो भी इंटीजर है या पॉइंटर है ये किसी और आइटम को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जिस तरह हम लिंक लिस्ट में करते थे कि अगर हेड को रिमूव कर दे तो क्या होता था, हेड का नेक्स्ट हेड बन जाता था। तो यहाँ पे भी वही इंप्लीमेंटेशन आएगी। तो लिंक लिस्ट आती है तो ये भी आती है इंप्लीमेंटेशन। ठीक है जी, तो फंक्शंस को जरा अगर डिफाइन करने तो मेक नल का फंक्शन एम्प्टी करने का, ही हमने क्यू में भी देखा था। एरे में हम क्या करते थे, एरे को एम्प्टी करना हो तो, और साइज को 0 भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की मेक नल में इंप्लीमेंटेशन होगी कि अगर हमारे पास एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है तो जो भी इंटीजर टॉप को मेंटेन कर रहा है वो अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे वापस चला जाएगा, और अगर साइज को मेंटेन किया हुआ तो साइज भी हमारा 0 हो जाएगा। मेक नल का तरीका ही। और अगर इंग्लिश बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है तो क्या होगा, हेड को नल करेंगे। ठीक है, उसको नल करेंगे तो क्या होगा, फिर और मेमोरी में क्या रहा। ठीक है, मेमोरी में डिलीट करना भी तो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नल कर देना पॉइंटर को तो डिलीशन नहीं हुई ना। तो मेक नल का मतलब ये है कि जो मेमोरी एलोकेट की थी वो भी रिलीज करनी है। तो अगर मेमोरी रिलीज करनी है तो उसका मतलब ये है कि हम उसको सारी लूप लगा के फ्रॉम द बेस जो भी है, या अगर टॉप से रिमूव करें तो एक एक आइटम को पॉप करके इग्नोर करते जाए। पॉप का ऑपरेशन डेफिनेटली वो मेमोरी डीएलोकेट करेगा जो टॉप को मिलेगी।
मैंने जब कहा था कि पॉइंटर को एडजस्ट करेंगे, जब टॉप को रिमूव किया तो टॉप की मेमोरी भी डीएलोकेट की ना, फिर पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टैक बना था, स्टैक में से टॉप से आइटम निकाल के फेंक दिया, मेमोरी डीएलोकेट होगी, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया, चौथा उठाया, इवेंचुअली क्या हुआ, स्टैक एम्प्टी हो गया। तो मेक ना लास्ट आइटम को भी रिमूव करेंगे तो आखिरी जो पॉइंटर होगा हमारा लिस्ट का जिसमें हमने मेंटेन किया था स्टैक को, वो भी नल हो जाएगा। तो मेक नल में सारी मेमोरी जो एलोकेटेड है उसको भी डी एलोकेट करते थे। अच्छा जी, टॉप का फंक्शन, ये फंक्शन सिर्फ व्यू कर रहा है, ये रिमूव नहीं कर रहा, ठीक है, ये व्यू करता है टॉप पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो स्टैक में ये बड़ा कॉमन ऑपरेशन है कि आप सिर्फ चेक करें वैल्यू क्या है, लेकिन आप उस वैल्यू को रिमूव नहीं करें, ठीक है। उसके अलावा पॉप जो है, पॉप का फंक्शन है कि रिमूव भी कर लें वैल्यू, आप उस वैल्यू को रिट्रीव भी कर लें और स्टैक में से रिमूव भी कर दें। पुश के फंक्शन में देखिए हमने सिर्फ वैल्यू पास की, हमने इंडेक्स नहीं पास किया, हम पास कर ही नहीं सकते। क्यू में भी और स्टैक में भी इंडेक्स नहीं पास होता जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं, आप सिर्फ वैल्यू बताते हैं और उसकी पोजीशन पहले से फिक्स्ड होती है कहाँ पे जाएगा। और एम्प्टी करने का मतलब ये है कि हम में भी कंस्ट्रक्टर में से इसको कॉल करें, ठीक है जी। नहीं सॉरी, ये इज एम्प्टी है, इट रिटर्न्स ट्रू कि अगर वो स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ आइटम्स अगर रखी हुई है तो वो 0, और अगर कोई पॉइंटर्स है तो पॉइंटर्स में अगर जो भी हेड पॉइंटर है वो नल है तो स्टैक इज एम्प्टी। तो बिहेवियर को अगर थोड़ा सा और एनिमेशन के थ्रू या पिक्चर के थ्रू देखें तो वी हैव अ स्टैक जो मैंने पहले ड्रॉ किया, तो उसी तरह का बकेट की तरह का हमने एलिमेंट ऐड किया 5 टॉप पे, दैट्स द टॉप एंड, ठीक है, आइडिया समझिए। 5 ऐड किया टॉप पे, अगर एक और आइटम ऐड किया तो उसने 5 को नीचे पुश किया, खुद टॉप पे आ गया, सही हो गया। फिर एक और आइटम ऐड किया तो उसने 5 और 10 दोनों को नीचे पुश किया, 15 टॉप पे आ गया। तो टॉप भी हमने जेन में आइडिया ये बनाया है कि दैट्स द एलिमेंट जो कि एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे है, जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो उस इंडेक्स पे आएगा, बाकी सारों को पुश करेंगे। ये हमने आइडिया रखा होता है समझने के लिए, ठीक है जी। हाँ, कोई ड्रॉबैक? तो ड्रॉबैक नहीं है इसमें। आपको पता है मैं हमेशा पहली इम्प्लीमेंटेशन वो बताता हूँ जो कि लाइव होती है, जिसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं। अगर मैं डायरेक्टली सोल्यूशन बताऊँ ना कि क्या बेस्ट है, तो ये वाली चीज आपके ज़हन में नहीं आएगी कि इनमें मसला क्या है। तो सोचिए क्या मसला है, ऑब्वियस है बहुत ज्यादा। एक मिनट आप बताओगे मेमोरी में इशू होगा, क्यों आप क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? शिफ्टिंग होती है, बार-बार सारी शिफ्टिंग करें क्या होगी मतलब? हाँ, एक बच्चा बाइक से है, एक पे साइड आगे बैठ गया, एक दिन तो पहले का दूसरे दिन की बात नहीं मानेगा, है ना? ऐसा हो सकता है। तो शिफ्टिंग करना है, एलिमेंट की पोजीशन दूसरी को मूव कर रहे हैं, टाइम भी लग रहा है, रिसोर्सेज भी लग रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर काम कर रहा है, फील तो नहीं होता हमें, लेकिन फिर भी कंप्यूटर भी काम कर रहा है ना, तो काम कराते हैं उसे। तो शिफ्टिंग जब करेगा तो वो एक स्टेप साइकिल का यूज करेगा, उसके जो सीपीयू साइकिल्स है वो यूज करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसको काम करना चाहिए। तो इसी तरह जब पॉप कर रहे थे तो 15 रिमूव किया तो ये दोनों शिफ्ट हुए, 10 रिमूव हुआ तो 5 शिफ्ट हुए, 5 भी रिमूव हुआ तो कुछ। अच्छा चलिए, अब आइडिया हो गया कि शिफ्टिंग कौन सी हो रही थी। हम जब एलिमेंट को नीचे पुश करते हैं तो जब हमने फॉर एग्जांपल 15 ऐड किया था तो कितने एलिमेंट को पुश किया था, टोटल कितने थे? तो 2 और 3 का रिलेशनशिप क्या हो गया, अगर 3 n है तो n-1 एलिमेंट्स को शिफ्ट किया। ऐसे ही और जब रिमूव किया 15 को तो कितने एलिमेंट्स को शिफ्ट किया, n-1 है। तो ये जो कॉस्ट है इसको कितने एलिमेंट्स की शिफ्टिंग है, n-1। तो अब ये ध्यान में रखेंगे मैं n-1 की शिफ्टिंग को फोकस करूं, बाकी बीच में कोई स्टेटमेंट एक्स्ट्रा तो लिखी भी नहीं है तो उनसे मेरा कोई गर्ज नहीं है। मैं ओवरऑल जो एक्सपेंसिव ऑपरेशन है मैं उसके नंबर काउंट कर रहा हूं। शिफ्टिंग इज द कंप्लीट ऑपरेशन जिसको मैं वन स्टेप कह देता हूं, कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेप्स कह देता हूं। तो वो कितने टाइम परफॉर्म होगा, तो n-1 टाइम। ये सिम्प्टोटिक एनालिसिस, ठीक है। तो वो जो शुरू में आपको पढ़ाया था सिम्प्टोटिक एनालिसिस, वो देख रहे हैं इसके साथ साथ हर जगह पे यूज हो रहा है। अब मैं बिल्कुल नहीं देख रहा कितनी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स थी, उन स्टेटमेंट्स में कितनी स्टेटमेंट्स वन स्टेप में हो जाती थी, कितनी ज्यादा में हो सकती थी या कोई इस तरह की। मैं डायरेक्टली काउंट कर रहा हूँ कि एक मेजर ऑपरेशन जिसकी कॉस्ट सबसे ज्यादा है उसको कितनी दफा रिपीट किया गया, बाकी सब कुछ इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो दैट्स पिक्टोरियल व्यू जी। अभी जो दिखाया था वो तो आपको समझाने के लिए था कि दिस इज एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ अ स्टैक, कि टॉप एक पोजीशन है, जब भी कोई नया एलिमेंट आएगा तो उस पोजीशन पे ही बैठेगा।
बैकएंड पे ये इंप्लीमेंटेशन भी सिर्फ वो पॉइंटर चेंज हो जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये दैट्स द सॉल्यूशन जो हम करेंगे, लेकिन बिहेवियर इसी तरह से जो ओवरऑल में बहुत इसको फिक्स रिजिड वे में देखा जाए, इसको इम्प्रूव ना करने की कोशिश की, तो ये ऐसा बिहेवियर जैसे होता है ना कि कोई गेम हुई, उस गेम में कोई विन किया तो विनर की वो जो स्पॉट्स बने होते हैं जी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट टॉप पे होता है, सेकंड थर्ड नीचे होता है, ये उस तरह से कि जी टॉप जो है वो हमेशा सबसे हाई होगा दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि याद रहे कैसे है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली याद रखना इज इम्पोर्टेंट, ये इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वन, हम इसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है जी। अगर आपको ये चीजें याद रहे ना तो ये पे कहीं पे भूलती नहीं है। मतलब एक होता है मैंने कुछ लोगों को देखे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं जब उन्हें कहा जाए ना कि स्टैक का बिहेवियर क्या है, फर्स्ट इन लास्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। कुछ लोग अच्छा इसका उल्टा भी बोलते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों सेम है। तो आपको कंफ्यूज करने के मतलब बोलने में कंफ्यूज करने की बात है, ठीक है। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब आई रिमेम्बर कि एक्चुअली एक इंटरव्यू भी इस चीज में कंफ्यूज था, जो इंटरव्यू ले रहा था, और जो जो इंटरव्यू दे रहा था वो एक्चुअली ठीक कह रहा था, और इंटरव्यूअर जो था वो कहता नहीं ऐसे नहीं। फिर वो इंटरव्यू ने उसको पूरी डिटेल बताई, आप समझिए क्योंकि इंटरव्यू में ही था, ठीक है ना। लेकिन पूरी डिटेल है ऐसे देखिए टॉप से निकाली तो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट होता है। तो अगर आपको पिक्चर याद हो तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ आप लफ्जों में ना घूमें, लेकिन इसका मतलब क्या बन रहा है। लेकिन इस तरह की चीजें हो जाती हैं, ये कंफ्यूज कर सकती है। तो पिक्चर्स इसीलिए बार बार एक ही चीज रिपीट करना, हालांकि आपको बहुत बोरिंग लग रही होगी, लेकिन याद रहता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा जी, तो एप्लीकेशन बहुत सारी, जैसे सबसे पहले इन्होंने जिक्र किया था फंक्शन कॉल्स का, ठीक है, तो उसका नाम भी यहाँ पे लिखा है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम और स्पेंड भी करेंगे, लेकिन टॉप पे जो लिखा है पासिंग कोड या एक्सएमएल या मैचिंग पैरेंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टैक्स, ये उसका बिल्कुल बेसिक वे बताया है जी। अच्छा, रेजेक्स के बारे में कहा जाता है कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग रेजेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो देन यू हैव टू प्रॉब्लम्स, ठीक है। इफ यू हैव वन प्रॉब्लम एंड यू ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग रेजेक्स देन यू हैव टू प्रॉब्लम्स। रेजेक्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, एक चीज हल्का सा रूल चेंज हो गया तो पूरा रेजेक्स दोबारा बनाना, ठीक है। तो यूजुअली रेजेक्स को प्रेफर नहीं करें। रेजेक्स बेसिकली भी आपको बाद में पढ़ा देंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन को रेजेक्स कहते हैं, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी लाइब्रेरी भी मौजूद है, ठीक है, आपके C++ में भी लाइब्रेरीज मौजूद है। इसमें कुछ नोटेशंस होती हैं कि आप कहते हैं कि मैं कुछ सर्च करना चाह रहा हूँ, बेसिकली एक गिवन बहुत सारे डाटा में से या स्ट्रिंग में से, तो आप ये कहते हैं कि मैं कहता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल V स्टैंड्स फॉर अ वेरिएबल जो रिप्लेस हो सकता है किसी भी अल्फाबेट से, मे बी मैं अपनी एक वो बना रहा हूँ, N स्टैंड्स फॉर अ नंबर, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके रोल नंबर का रेजेक्स बनाना हो, आपका रोल नंबर क्या है, 19 है आप लोग, 19, और उसके बाद एक डैश होती है और डैश के बाद कोई से 4 लेटर्स होते हैं, 4 नंबर होते हैं, ऐसे ही। तो आप इसका रेजेक्स क्या बनाएंगे कि पहला जो है वो हमेशा कोई अल्फाबेट होना चाहिए, आई भी हो सकता है, लाहौर के लिए हो सकता है, फैसलाबाद के लिए होता है, पेशावर के लिए भी होता है, कराची के लिए भी होता है, तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका बैच नंबर आना चाहिए जो कि कितने डिजिट होगा, 2 डिजिट होगा। तो आप कहेंगे V के बाद 2 N आने चाहिए, 2 नंबर्स आने चाहिए। उसके बाद डैश तो फिक्स है, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ कि उसके बाद डैश होता है। उसके बाद ये जो नंबर है, ये नंबर मैंने 4 डिजिट का ही फिक्स करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे N N N और N 4 कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बहुत बहुत सादा सा तरीका कि रोल नंबर्स को अगर मैंने वैलिडेट करना हो तो रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसे वैलिडेट कर सकता हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ वेरिएबल्स अपने बताता है कि जहाँ V लिखेंगे उसका मतलब है कि आई एक्सपेक्ट, जब मैं मैचिंग कर रहा हूँ। इसके बाद हम इसको सिर्फ ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आप रेगुलर एक्सप्रेशन की इनिशियलाइजर कंस्ट्रक्टर को दे देंगे, फिर उसे कहेंगे कि आई गिव यू एन इनपुट स्ट्रिंग, आप मुझे बताएं कि इस पैटर्न के मुताबिक वो ठीक स्ट्रिंग है या गलत स्ट्रिंग है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करेगा। वो देखना ही चाहिए जब आप ऐसे भी के पैटर्न देंगे तो पहले नंबर पे जो भी स्ट्रिंग आप इनपुट देंगे उसके पहले नंबर पे कोई अल्फाबेट है कि नहीं। अभी यहाँ पे देखें तो मैंने बड़ा लूजली लिखा है, तो यहाँ पे अगर लिखा हो फॉर एग्जांपल J19, ऑस्कर कैंपस जेहलम में नहीं है, लेकिन ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसको मान लेगा, तो आप कहेंगे अच्छा नहीं ये V ठीक नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि V की जगह ना यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाता हूँ और कहता हूँ जी कि इसमें सिर्फ इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद, ये मैंने ब्रैकेट लगाई। ये भी इसकी नोटेशन है कि आप एक ब्रैकेट लगा कहते हैं कि ये मैंने जो लिस्ट लिखी है इनमें से कोई एक लेटर आ रहा है,
वर्ड आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हुए आप बहुत से रूल्स बनाते हैं, लेकिन कल को अगर यूनिवर्सिटी से ये काम कह रहे कि नहीं ऐसा करते हैं ना, ये I-19 के या 19 आई कर देते हैं, ठीक है, तो आपका ये पैटर्न दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा। और अगर सही से कोड मेंटेन नहीं किया तो बहुत सिंपल था, मजीद डिफिकल्ट करना चाहें मे बी आप यहाँ पे ना कहते हैं कि कोई भी नंबर आ सकता है, यूनिवर्सिटी 0 से रीस्टार्ट नहीं करती रोल नंबर्स को हर बैच के, नंबर इंक्रीज हो रहे हैं चलते जाए, जैसे फॉर एग्जांपल नादरा के नंबर हैं, नादरा के NIC नंबर्स हैं, तो आप कहते हैं यहाँ पे कोई भी बड़ा सा नंबर आ सकता है, तो आप कहते हैं जी कि ये जो n है ना, इसको ब्रैकेट लगा के स्टैटिक की कितनी भी दफा n रिपीट होता है, इनकी डिजिट्स आते जाए, जितना मर्जी लंबा सीक्वेंस डिजिट्स का बन जाए, आई एक्सेप्ट है। ये तो इस तरह की बहुत सारी नोटेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज वन, एक्चुअली अगर देखा जाए तो है तो सही है, फिर भी एप्लीकेशन कि आप टेक्स्ट में कोई पैटर्न सर्च कर, पैटर्न सर्चिंग के बहुत अच्छे एल्गोरिथम्स भी मौजूद हैं, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एल्गोरिथम्स जो कि पैटर्न मैचिंग कर रहा था फ्रॉम अ गिवन टेक्स्ट। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को पास करना, चेक करना कि इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे वो देखिए मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं, ओपनिंग ब्रैकेट और उसके साथ मैचिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होगी तो वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ना। अगर ओपनिंग ब्रैकेट लगाऊं क्लोजिंग ब्रैकेट ना लगाऊं तो वैलिड एक्सप्रेशन नहीं होगा, है ना। अच्छा, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कुछ भी ना लिखूं, वैलिड नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए कि क्यों लगी हुई है ना, इसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो वैलिड, अब इस पॉइंट से देख सकते हैं कि एक तो वैलिडिटी चेक करना है, दूसरा उसके वैल्यूएट भी अगर करना होता तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट साथ साथ तो इग्नोर कर दे दोनों। और क्या कुछ हो सकता है, पॉसिबली क्या इश्यूज हो सकती है इस एक्सप्रेशन में, दो ब्रैकेट से रिलेट करते हैं जी। नहीं फंक्शन पॉइंट से दिस नहीं कर रही, अगर ये एक्सप्रेशन आपको इनपुट दिया जाए और आपको कहा जाए कि वैलिडेट करें कि ये ठीक एक्सप्रेशन है या नहीं, तो कैसे करेंगे? अभी सिर्फ ब्रैकेट्स को वैलिडेट कर रहे हैं जी। जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई उसका एंड वन इन नंबर 7। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ ये चेक करना है क्या ये एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है या नहीं। ओपनिंग ब्रैकेट लगाई, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई, ठीक है, मैंने एक रूल बता दिया कि ओपनिंग ब्रैकेट होगी तो क्लोजिंग ब्रैकेट भी होनी चाहिए, अगर नहीं लगी तो इनवैलिड है, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है और ओपनिंग नहीं है तब भी इनवैलिड है ना। फिर मैंने कहा कि अगर दोनों के बीच में कोई और कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, अपीयर नहीं करता, तब भी इसकी जरूरत नहीं है, इनवैलिड भी हम कह सकते हैं। और क्या रूल हो सकते हैं सर रिलेटेड? तो है ना, क्या गलत हो सकता है अगर आपने लिखा हुआ है 2 + 4 और इसके राउंड एक ब्रैकेट लगी हुई है, ये क्या क्या गलत हो सकता है? 2 + डिवाइड 4 जैसे नहीं, ये आपने क्या दिया, क्या 2 + डिवाइड 4 या तो ये बीच वाला जो पैटर्न है ये गलत हो सकता है। मैं सब भी ब्रैकेट्स को फोकस करना चाह रहा हूं, इसमें क्या क्या इश्यूज हो सकती है सर? जैसे क्या ये मल्टीपल हो सकती हैं वैलिड एक्सप्रेशन के अंदर, है ना, 2 3 भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये 2 हैं तो 2 क्लोजिंग भी होनी चाहिए, ऐसे ही है। अच्छा, आपने कहा जी कि मैं काउंट कर लेता हूं, जितनी ओपनिंग थी इतनी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो 2 = 2 होगा तो ठीक है। अगर कोई ऐसे शुरू कर देते एक्सप्रेशन, ये 2 = 2 तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं। तो इस तरह के इश्यूज जो सबसे लिखे पार्सिंग कोड, कोड को पास करने में बहुत सी चीजें पैरेंथेसिस मैच करनी पड़ती है, C++ में भी तो है ना पैरेंथेसिस, ठीक है, मल्टीपल टाइप्स की है। XML एक लैंग्वेज होती है जिसके अंदर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, इसी तरह HTML भी होती है जो कि इसी फॉर्मेट में होती है। उसका तरीका ये, उसका मतलब एक्चुअली होता है कि आप ना, XML का मतलब ये है कि एक्चुअली आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आप ये चाह रहे हैं कि हर बंदे को पता हो कि मैंने इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, मेरे इस डॉक्यूमेंट में डिफरेंट सेक्शंस हो, हर सेक्शन की हेडिंग पड़ी हो कि ये क्या कर रहा है। जैसे कि आपके वेब पेजेस होते हैं, देखिए कभी उनका सोर्स कोड है ना, तो उनका सोर्स कोड एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज को फॉलो कर रहा होता है, और लैंग्वेज ये कह रही होती है कि अगर आपने कोई चीज बोल्ड में दिखानी है तो आपको, अगर आपको ये जो लिखा हुआ था बकेट फॉर एग्जांपल, इस बकेट को आपने बोल्ड में दिखाना है टेक्स्ट को, तो आपने उससे पहले एक इस तरह का ओपनिंग सिंबल डालना है, और जब ये बोल्ड वाला खत्म हो जाए टेक्स्ट,
तो उसके बाद इसकी क्लोजिंग भी आपने ऐड करना है। तो ये जो फॉर्मेट है, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करें तो किसी भी ब्राउजर में इस पेज को देखिए तो एक जैसे ही नजर आएगा, आना चाहिए अगर आपने ठीक से HTML बनाई। एक्सएमएल इसका भी एक स्टेप आगे है। एक्सएमएल कहता है कि प्री डिफाइंड टैग्स, इसको कहते हैं अ टैग, ठीक है। दिस जो मैंने ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर डाला है, इसको कहते हैं दिस इज एन HTML टैग। ये जो टैग है ये HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस जनरेट दिखा रही होती है उनको व्यू करने के लिए, कि डिफरेंट जो आपके एक्सप्लोरर्स हैं वो जब रीड करें आपके डॉक्यूमेंट को तो उन्हें पता हो कि कहाँ पे बोल्ड दिखाना है, कहाँ पे किस सेक्शन में दिखाना है, किस जगह पे दिखाना है, टेबल दिखाना है, नहीं दिखाना, वो सारी चीजें तो वो फिक्स टैग्स बना के रखी है। आपको वही यूज करने होते हैं, आप अपनी मर्जी से कुछ यूज नहीं कर सकते। लेकिन इसी को देखते हुए मजीद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन तो कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके असाइनमेंट और आपके असाइनमेंट के अंदर मैंने आपको बहुत सारा डाटा देना हो स्टूडेंट्स का, ये जैसे असाइनमेंट इंशाल्लाह देने आपको, तो वो जो स्टूडेंट्स का डाटा हो तो ऐसा हो सकता है कि मैं पहले सिंपल रिकॉर्ड बता दूं कि उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिखी हूं, फिर मैं बताऊं जी कि अच्छा याद रखना जो एक लाइन है ना, इस लाइन पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड में जो पहली चीज है ना वो उसका रोल नंबर होता है, जो दूसरा कॉमा है के बाद पहले कॉमा के बाद जो दूसरी वैल्यू है वो उसका बैच नाम नंबर होगा, जो तीसरी वैल्यू है वो उसका मे बी किसी एक कोर्स में टाइटल है कोर्स का, और उसके बाद उसका पीरियड है। ठीक है, एक तो मैं आपको अलग से पूरा टेक्स्ट लिख के दूंगी जनाब ये तो डाटा था, अभी उस डाटा के साथ उसकी इंफॉर्मेशन फाइल से अलग से होगा। दूसरा तरीका ये था कि मैं एक्सएमएल बना लूं। एक्सएमएल का मतलब क्या होगा कि मैं इस तरह के टैग्स खुद से डिफाइन करूंगा। तो मैं कहूंगा ये, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं कहूँ जी कि आपकी फर्स्ट लाइन के ऊपर जब भी कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड शुरू होगा तो वो शुरू होगा विद द टैग स्टूडेंट। स्टूडेंट पढ़ के सिंपल समझ आती है ना कि इसके अंदर क्या पढ़ा होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट हो कि एक ओपनिंग टैग होता है तो उसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है उसके जैसे। तो मैं कहूँ जी कि जहाँ पे स्टूडेंट शुरू हो वहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, उस टैग और उसके क्लोजिंग टैग के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की जो पहली इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ जी कि अच्छा स्टूडेंट के रिकॉर्ड में जो पहली इन्फॉर्मेशन है वो ये हो सकती है कि उसका मैंने रोल नंबर यहाँ पे लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल I19XY, और उसके बाद मैं कहूँ जी कि यहाँ पे मैं इसका रोल नंबर को क्लोज कर दूं। तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है, रोल नंबर। रोल नंबर की तरह कोई भी कोर्स टैग्स में बना सकता हूँ, ये रोल नंबर है, ये नाम है, ये कोर्स एक्स है, ये कोर्स वाई, कोर्स ये, ऐसा हो सकता है। मैं बहुत से टैग्स बना सकता हूँ। टैग्स खुद अपना मतलब बता रहे हैं कि इसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन अपीयर हो, ऐसे ही है। अच्छा ये टैग रोल नंबर पहले लिखा हो या नेम पहले लिखा हो, आपको कोई कंफ्यूजन हो सकती है डाटा में, ऑर्डरिंग चेंज कर दूं, रोल नंबर बाद में आ जाए, आखिर में अपीयर होता हो, नेम को शुरू में डाल दूं। दूसरे रिकॉर्ड के अंदर आऊं तो लिखा हो स्टूडेंट के टैग के अंदर सबसे पहले उसका नेम का टैग हो, नेम लिखा हो, टैग क्लोज होता हो, फिर रोल नंबर का टैग स्टार्ट होता हो। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हैं किधर गया, रोल नंबर कहाँ गया। आपको पता होगा कि टोटल स्टूडेंट के अंदर 4 टैग्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो मैं जो भी टैग रीड करूं देख लो उसकी वैल्यू क्या है, उस कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स में जाके डाटा स्टोर करो, या कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई क्लास बनाई है तो उसके डाटा वेरिएबल में वहां पे अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले में स्टोर कर दूं, नेम वाले में, अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर वाले में स्टोर कर दूं। तो यहाँ से जो डाटा है वो जाके बेसिकली आपने किसी क्लास में स्टोर करना होगा ना, जो आपने अपने सिस्टम में बनाई होगी, जिसके ऊपर आपने सारा अपना कोड बाकी चलाना होगा। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स होंगे, डाटा नंबर्स होंगे, तो आप डाटा नंबर्स के रिस्पेक्टिव टैग को आइडेंटिफाई कर पहले कर लें, तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको जिस मर्जी सीक्वेंस में मिल जाए, आप कंफ्यूज नहीं। इसलिए इसको कहते हैं ये जो चीज़ है इसको कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मैं स्टार्ट क्लोजिंग टैग बताता हूँ हर इन्फॉर्मेशन का, और एक्सटेंसिबल ये है कि ये आप किसी के साथ भी शेयर कर दे तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, सिर्फ रीड कर ले, इसके पासवर्ड अपने भी मिल जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का बहुत आसान तरीका है एक्सएमएल को यूज करना। जब एक्सएमएल को यूज करते हैं तो उसमें फिर दोबारा इशू आ जाता है कि वी हैव टू पार्स कि क्या ये वैलिड एक्सएमएल है या इनवैलिड है। अगर स्टार्टिंग टैग है तो क्लोजिंग टैग भी होना चाहिए, स्टार्टिंग टैग से पहले क्लोजिंग टैग नहीं है तो इन्फॉर्मेशन की ब्रैकेट बनेगी। Then in general, wouldn't this be used for compiler design? तो हमारे पास कंपाइलर्स के अंदर एक्चुअली बताना ये था कि जब भी जहाँ पे पासिंग एप्लीकेशन होगी वहाँ पे स्टैक बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज हमारे पास अगर कोई स्टार्टिंग टैग आए हम उसको अपने पास स्टोर कर लें और उसके ऊपर बाकी सिंबल्स भी डालते जाएं जो जो आते जा रहे हैं, इनको प्रोसेस करने। जब किसी एक का क्लोजिंग सिंबल आए तो उस टैग में देखेंगे इसका ओपनिंग मिला था कि नहीं मिला, ऐसे ही है। तो मैं आपको इसके एल्गोरिथम भी दिखाऊंगा एग्जैक्टली कि ये पासिंग हम कैसे कर सकते हैं।
हर लैंग्वेज में ऐसे होता है, क्योंकि पाइथन में तो वो नहीं होती, मतलब ब्रैकेट ही नहीं होती, क्या होता है? बस स्पेसिंग होती है। हाँ, स्पेसिंग के अगेंस्ट कोई कैरेक्टर होता है। स्पेस से चेक करता रहता है। आप काउंट करिए कितनी स्पेसेस हैं तो एक इस ब्लॉक के अंदर, टैब इज अ कैरेक्टर। ठीक है ना, कैरेक्टर के तौर पे रीड होता है। आप कहते हैं कितने कैरेक्टर्स होंगे तो ये ब्रैकेट का पार्ट, इस लूप का पार्ट, अदरवाइज ये लूप से बाहर निकला है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसी न किसी स्टार्टिंग और क्लोजिंग सिंबल के बीच में ही कोड होता है। तो जितने भी पार्सेस होंगे कहीं ना कहीं उन्हें बीच में स्टैक को यूज करना है। हाँ, एडिशनली और भी बहुत सी चीजें होंगी डेफिनेटली, बहुत सी लिस्ट बनी होगी जिसमें वैलिड टोकन पड़े होंगे, ये टोकन वैलिड है इनवैलिड है, सारी चीजें मैच करता होगा। उसके अलावा उसका सिंटैक्स मैच करना है, फॉर्म। सिंटैक्स क्या होता है? फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट जो आपको गिवन है, किस फॉर्मेट में। अगर आपने फॉर्म मैच करना है किसी एक पैटर्न पे तो आपको स्टैक हेल्प करेगा, ठीक है। तो दैट्स वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। फंक्शन कॉल्स का तो बड़ा क्लियरली, इनफैक्ट ये जो पिक्चर थी, ये जो मैंने बकेट वाली बनाई थी, ये थी फंक्शन कॉल। यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, वो सबसे नीचे पड़ा होता है, वो उसने दूसरे को कॉल किया, उसका फ्रेम उसके ऊपर आ गया, तीसरे को कॉल किया तो उसका फ्रेम ऊपर आ गया। जब तीसरा अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो दूसरे की बारी आ जाएगी, दूसरा अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो पहले की बारी आएगी। और ये ट्रैक रखने के लिए स्टैक मेंटेन किया होता है हमारे रन टाइम में या कंपाइलर में। जी, सर अगर तीसरे के बाद कोई और फंक्शन कॉल होता है जो कि तीसरे की बाउंड्री के अंदर ही है, तो क्या तीसरे के साथ कोई स्टैक बनता है या फिर ऐसा कोड लिख के दिखा दें, तीसरे की बॉडी के अंदर एक और फंक्शन। सर लाइक एक कैलकुलेटर का कोड है, कैलकुलेटर का फंक्शन है, उसके अंदर मैं एक एडिशन के फंक्शन राजा से कॉल कर रहा हूं। कॉल कर रहे हैं ना, यस, लिखा हुआ तो नहीं है ना। लिखा तो कॉल कर दिया तो ये वाली चीज, तो कैलकुलेटर वेट करेगा, एडिशन के फंक्शन पे चले जाएंगे, तो टॉप पे आ जाएगा, फिर वो टर्मिनेट होगा तो वापस कैलकुलेटर के पास से चलता है। तो सर स्टैक पर वैल्यूज, ये फंक्शन की वैल्यूज तब आती हैं जब वो जब ये कॉल करेगा ना नए फंक्शन को 3, तो उसका फ्रेम इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये अगर आपका कैलकुलेटर का फंक्शन कॉल हुआ है तो इसका स्टैक टॉप पे, इसका फ्रेम टॉप पे। अगर इसने एडिशन को कॉल कर दिया तो उसका फ्रेम टॉप पे आ जाएगा। इस फ्रेम के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सर फंक्शन के अंदर का डिक्लेरेशन उसके नीचे की और ऊपर से उसका कॉल कर लिया जाए तो वो उसको रन नहीं करता, तो उसका मतलब वो बेसिकली वो तो कोड पासिंग है ना, सी प्लस प्लस कंपाइलर वांट्स कि जब आप कोई कोड रन करना चाहें पहले मुझे बताएं कि एग्जिस्ट करता है कि या तो उसको इंक्लूड किया हो या उसके प्रोटोटाइप बताइए हो या डिफाइनिंग टॉपिक। वो सारी चीजें कंपाइलर जब कंपाइल करो तो वो कंपाइलेशन के स्टेप में ही रिजॉल्व हो जाती है। अब जब आप कॉल आती है एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की, तो वो बेसिकली इसी तरह स्टैक के ऊपर फ्रेम पुश होते रहते हैं। इसकी एग्जांपल अभी हम देखेंगे, मजीद पूरी डिटेल में देखेंगे कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम से मेन से दूसरा फंक्शन, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, फिर वो खत्म हुआ तो दूसरा तीसरा वापस आता है। ये एग्जांपल हम देखेंगे अभी। लेकिन जो आप सिनेरियो बनाने की कोशिश कर रहे हो वही बनाना चाह रहे हो कि एक फंक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान किसी और कोड पे जंप कर जाता है, तो सिंपल इस तरीके में कि ये वाला फंक्शन अब वेट करेगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा, दूसरा फंक्शन का फ्रेम स्टैक के टॉप पे आ जाएगा। तो सिनेरियो उतना ही सिंपल है, जो डिजाइन है वो इतना ही सिंपल है, ठीक है। जब तक आप उस गिवन फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट से बाहर जा रहे हैं एक नया फ्रेम पुश हो जाएगा, अगर उसके अंदर ही काम कर रहे हैं तो वही फंक्शन, कोई नया फ्रेम नहीं पुश। जब कंपाइलेशन के दौरान जो चीजें जैसे कि फंक्शन प्रोग्राम को पता चल जाता है कि इसके फंक्शन कौन कौन से मेंबर फंक्शन, तो वो भी स्टैक पर स्टोर करता है उस मेंबर फंक्शन को, या फिर ये तो होगा ना कॉलिंग के दौरान स्टैक पर। एक क्लास में डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस 5-6 फंक्शन डिक्लेयर्ड हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन और उन फंक्शंस की डेफिनेशन का सीक्वेंस सेम होना जरूरी है। कंपाइलर को बस पता हो कि ये 4 फंक्शन डिक्लेयर्ड है, बाकी जिस मर्जी सीक्वेंस में बाद में आते रहे तो फर्क नहीं पड़ता। तो दैट शुड नॉट बी स्टैक। क्या होना चाहिए, सिर्फ इस सिनेरियो को देखने के लिए हमारे पास क्या डाटा स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक जगह पे मैंने 4 सिंबल्स देखे, बाद में मैं मैच कर रहा हूँ कि इन चारों सिंबल्स की डेफिनेशन पढ़ी हो, सीक्वेंस मैटर नहीं करता। एक की मिल जाए मार्क करूंगा, अच्छा इसकी डेफिनेशन मिल गई, दूसरे की मिल जाए इसकी भी डेफिनेशन मिल गई, फिर बेशक फोर्थ की मिल जाए, बाद में थर्ड की मिल जाए, फर्क नहीं पड़ता। तो क्या डाटा स्ट्रक्चर सूट करता है, स्टैक। स्टैक तो जो वही सीक्वेंस में मिलना चाहिए, अगर ABCD तो DCB है, ये तो कोई भी नहीं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर जहाँ से सर्च किया। मे बी एरे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि सर्च करना है, सर्च इज द मेन ऑपरेशन। मे बी एरे में और लिमिटेड साइज है, बहुत बड़ा नहीं है, कितने फंक्शन होंगे प्रोग्राम में,
में भी सिंपल एरे चल जाएगी, क्योंकि बीच के एलिमेंट्स को सर्च करना है ना, आखिरी एलिमेंट को नहीं देखना। तो ना क्यू ना स्टैक, और लिंक लिस्ट भी नहीं क्योंकि सर्च भी नहीं है, तो एरे। ठीक है, तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है एक्चुअली आपको सोचने पे जब मजबूर करता है तो आप एक अच्छे सोल्यूशन पे आते हैं, पुरानी सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। अच्छा जी तो स्टैक का एक्चुअली फायदा ये है कि अगर, अच्छा फिर उसके बाद था एक और एप्लीकेशन है रीडू अनडू। हमने इसको ऐसे लिंक लिस्ट में पढ़ा था ना, लेकिन लिंक लिस्ट में हमें पता कि हमें लास्ट ऑपरेशन चाहिए होता है हमेशा, दैट्स द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एक्चुअली। जब हम लिंक लिस्ट में पढ़े थे तो एक्चुअली हम लिंक लिस्ट को स्टैक के तौर पे देख रहे थे कि हमने एलिमेंट्स ऐड किए, जो लास्ट ऑपरेशन है वो क्या था, वो तो स्टैक है ना। ऐसे ही है अनडू में अब यही करना होता है कि अभी जो करंट ऑपरेशन किया था इसको खत्म करके पिछली वाली स्टेट पे चले जाए, तो इमीडिएट प्रीवियस वाली जो स्टेट है वो जाननी, वो हमें पता होनी चाहिए, तो दैट्स अ स्टैक। तो ओवरऑल जनरल स्टेटमेंट ये है कि अगर स्टैक के थ्रू कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो एक्चुअली ह्यूमन, हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है, वो भी इसी तरह से चल रहा होता है। ठीक है, चीज़ों को सॉल्व करते हुए एक छोटा पार्ट सॉल्व करता है, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन आ जाती है तो उसको रोक के कन्फ्यूजन को पहले क्लियर करता है, फिर वापस आके इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ वी थिंक। तो जब आप किसी चीज को स्टैक के ऊपर मैप कर ले तो सोल्यूशन काफी सिंप्लीफाइड हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक है जी, तो अब हम उस एप्लीकेशन पे आ जाते हैं कि हाउ डू फंक्शन कॉल्स वर्क। तो फंक्शन कॉल का वर्क करने का वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन के अगेंस्ट ये जो मैंने ब्रिक सी बनाई थी, दैट्स एक्चुअली अ फ्रेम। ठीक है, ये जो फ्रेम है ये बेसिकली वो एक नोड है जो स्टैक पे हमने डाला है। तो उस नोड के अंदर इंफॉर्मेशन, या इसको कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड, इसके अंदर फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, फंक्शन को रन होने के लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहाँ पे लिखी है। आप लोगों को आइडिया है, हमने डिस्कस किए हैं पहले ना, जब एक फंक्शन कॉल होता है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसको क्या पैरामीटर्स पास हुए थे। ठीक है, इस फंक्शन में क्या क्या लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए, सबको क्रिएट किया जाए मेमोरी के ऊपर। तो इस फंक्शन को एक मेमोरी मिलेगी जिसमें लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, जिसमें पैरामीटर्स कॉपी हो जाएंगे, ऐसे ही होगा। अच्छा, उसके बाद इस, ये जो फंक्शन है इसको अपने ऑपरेशंस करने के लिए सीपीयू भी तो चाहिए होगा ना, तो वो शायद सीपीयू के कुछ रजिस्टर, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं ना, यहाँ तक पहुंच चुके हैं सब, वर्ल्ड वगैरह के कोर्स में, यहाँ पे भी उससे भी पहले डीएलडी में। तो सीपीयू में जो रजिस्टर्स हैं उन रजिस्टर्स में उसने अपनी वैल्यूज कॉपी करनी होती है। अपनी वैल्यूज क्या होंगी, सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या होगी, फंक्शन कॉल हो रहा है, सबसे पहले रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर अपडेट होता होगा। एक फंक्शन चल रहा था, स्टेटमेंट नंबर 1000 1001 1002 3, एकदम फंक्शन कॉल आ गई, ब्रेक किया, दूसरा फंक्शन कॉल होना, दूसरे फंक्शन की कौन सी इंफॉर्मेशन किस रजिस्टर में जाएगी। फंक्शन नेम किस चीज का बेसिकली रेफरेंस होता है। डेटा तो हमने बता दी कि वो तो कॉपी होगा ही, लेकिन डेटा कॉपी होने से जी आईपी रजिस्टर या इसको पीसी रजिस्टर भी कह सकते हैं, एक ही होते हैं, दो डिफरेंट है। सेम थिंग, इंटेल रजिस्टर से डिफरेंट थिंग। हां, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या प्रोग्राम काउंटर, इन दोनों को मिला के बेसिकली नया एड्रेस मिलता है कि नई इंस्ट्रक्शन कहां से। ठीक है, तो ये आईपी रजिस्टर या पीसी रजिस्टर जो है ये रजिस्टर में कॉपी हो जाता है कि फंक्शन को कहां से स्टार्ट करना। ठीक है, तो रजिस्टर में वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं। उसके बाद एक रिटर्न एड्रेस भी होगा कि जिस फंक्शन ने इसको कॉल किया था जब ये टर्मिनेट होगा खुद, तो उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देगा, है ना, उसकी उसी स्टेटमेंट से आगे जाएगा। तो अगर एक फंक्शन कॉल हुआ था और उस फंक्शन की लाइन नंबर 3 पे थे, उसने वहां से नई फंक्शन कॉल कर दी, तो नए फंक्शन के टर्मिनेट होने पे लाइन नंबर 3 से कंटिन्यू करेगा ये करंट फंक्शन, तो वो एड्रेस होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद रिटर्न एड्रेस और ये रिटर्न वैल्यू सारी चीजें इसमें कॉपी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिला के, इनफैक्ट इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिला के हम कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर बनाए, स्ट्रक्चर का नाम है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो होता क्या है एक्टिवेशन रिकॉर्ड के साथ, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाऊं इस तरीके से, तो दैट्स एन एक्टिवेशन रिकॉर्ड। पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू, ये मिला के हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब ये एक स्टैक के फ्रेम के तौर पर हमने रखा। अब होगा ये कि ये जो जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो इस तरह का एक स्टैक फ्रेम बनेगा। तो ये जो फ्रेम है ये किसका हो सकता है, ये पहला, ये जो दिखाया फ्रेम आपको, जरा इसकी कंटेंट देखिए, कुछ आइडिया होता है कि ये कौन सा फ्रेम होगा, किसका फ्रेम होगा एक्टिवेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम बना हुआ था, वैसे आइडिया दे रहा था, ठीक है, लेकिन
इससे भी बिल्कुल जनरलाइज करके अगर कहूँ कि इस प्रोग्राम ने रन होना था, और अगर मैं आपको ये वाला एक स्टैक फ्रेम दिखाऊँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन पड़ी, इस इन्फॉर्मेशन से लगता है कि पीछे दिए हुए कोड में वो 3-4 फंक्शन थे। ये किसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड हो सकता है? किसका? वो कार्ड डेट ये वापस रिटर्न एड्रेस किस पे वापस जा रहा है? कौन बोला था? कैसे कह रही? वापस ओएस को रिटर्न कर रहा है, यानी कि अगर ये वाला फंक्शन टर्मिनेट कर गया तो कंट्रोल किसको वापस करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो कौन सा फंक्शन है? ये मेन फंक्शन है, ठीक है। तो आइडिया हो रहा है हमें कि इस तरीके से वापस ये रिटर्न एड्रेस में क्या पड़ा है। तो ओवरऑल कोड हमारे पास ये था, इस कोड को जरा देख लें। एक मेन फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल है ए, लोकल वेरिएबल जिसकी वैल्यू 3 है। उसने एक फंक्शन कॉल कर दिया लाइन नंबर 2 के ऊपर, स्टेटमेंट ए जिसको कहा हमने। स्टेटमेंट ए पे उसने फंक्शन 1 कॉल किया, ठीक है। फंक्शन 1 के अंदर एक पैरामीटर भी है और उसने आगे फंक्शन 2 कॉल कर दिया स्टेटमेंट बी पे। उसके बाद जो फंक्शन 2 था उसका एक पैरामीटर भी है और फिर एक लोकल वेरिएबल क्यू भी है, ठीक है जी। और उसने फंक्शन कॉल किया है फंक्शन 3, और ये कुछ रिटर्न भी कर रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो फंक्शंस की थोड़ा सा, और फंक्शन 3 जो है, फंक्शन 3 के अंदर पैरामीटर है और कुछ रिटर्न कर रहे हैं, सही है जी। तो ये कुछ स्टेटमेंट ए बी सी सिर्फ आपको रेफरेंस के तौर पे बता दें कि यहाँ पे फंक्शंस कॉल हो रहे हैं। अब इनके स्टैक फ्रेम्स देखते हैं वन बाय वन। पहले तो ये आ गया मेन का फ्रेम, कि जब मेन कॉल होगा तो ये वाला काम होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल इज ए जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 3, ठीक है। रास्ता की कुछ इन्फॉर्मेशन कंपाइलर ने बना ली। अच्छा जी, इसके बाद ये वाला जो फ्रेम था, ये जाके जो आपका कंपाइलर होगा उसने इसी तरह का एक स्टैक बनाया होगा, और ये जो पहला फ्रेम है ये पुश हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो हमारे पास अगर ये स्टैक बना हुआ था तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक स्टैक बना लेते अपने पास। तो जब पहला ये प्रोग्राम रन हुआ तो सबसे पहला फ्रेम जो आ गया वो ये वाला था। उसमें लिखा हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम ए वेरिएबल की वैल्यू है 3, और ये बाकी इंफॉर्मेशन मजीद और भी थी जो कि अभी हमने नहीं यहाँ पे शो की, ठीक है जी। तो पैरामीटर्स थे नहीं, वो हमने नहीं दिखाए। रिटर्न वैल्यू वैसे होती है मेन की भी, लेकिन वो भी बनी नहीं है क्योंकि अभी फंक्शन कॉल हुए। फंक्शन रन हो रहा है मेन ने रन होते हुए, यहाँ पे मेन रन हो रहा था, एक्टिवेशन रिकॉर्ड फॉर मेन ने उसके बाद कॉल कर दिया फंक्शन 1 को, तो फंक्शन 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड आ गया। फंक्शन 1 में अगर देखें तो कितने वेरिएबल्स थे? एक पैरामीटर था x, यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स में x लिखा हुआ है, और ये जो है a लिखा हुआ है, ये क्या है? ये क्या था? रिटर्न एड्रेस। मैंने स्टेटमेंट ए का रेफरेंस दिया था ना, तो ये वो ए रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे कि ए जो एड्रेस है वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये वाला ये इसका एड्रेस, ठीक है। इसी तरह इसने फंक्शन 1 में फंक्शन 2 को कॉल किया, तो फंक्शन 2 की कॉलिंग के ऊपर भी एक पैरामीटर बना, एक लोकल वेरिएबल p एंड q दो बन गए, ठीक है। p एंड q दो वेरिएबल्स बन गए, q में भी वैल्यू आनी है क्योंकि उसने यहाँ पे c को कॉल कर दिया। तो रिटर्न एड्रेस जो है वो फंक्शन जब इस फंक्शन 2 ने रिटर्न करना है तो उसने स्टेटमेंट b पे रिटर्न करना है, तो अभी इसमें b लिखा है। अब फंक्शन 2 ने फंक्शन 3 को कॉल कर दिया, यहाँ पे नई चीज आ रही चाहिए। तो फंक्शन 3 के लिए आप फ्रेम बना सकते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? फंक्शन 3 का फ्रेम बना सकते हैं, वो पर लिखा हुआ है रेफरेंस के तौर पे कि क्या कुछ आना चाहिए, पैरामीटर, लोकल वेरिएबल, रिटर्न एड्रेस, सारी चीजें। तो फंक्शन 3 का रिटर्न एड्रेस क्या होगा? सी। पैरामीटर क्या होगा? ठीक है जी। रिटर्न वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो रिटर्न वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद ये कॉपी हो जाएगी, तो रिटर्न वैल्यू वाली जगह पे यानी कि यहाँ पे इस पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, वो रिटर्न वैल्यू जो भी n पास हुआ वो उसके n × n+1 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहे। अब ये जब फंक्शन कॉल हो जाएंगे तो फंक्शन 3 टर्मिनेट करेगा। फंक्शन 3 का स्टैक फ्रेम इसके ऊपर पड़ा हुआ है, वो निकलेगा तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड कॉल हो जाएगा कि इस फंक्शन को कॉल करें। ये सारी इंफॉर्मेशन इसको चाहिए थी रन होने के लिए। फंक्शन 2 को, फंक्शन 2 की लाइन नंबर सॉरी इसकी लाइन नंबर नहीं, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जो तीसरा फ्रेम था ना, तीसरे फ्रेम में यहाँ पे लिखा हुआ था कि स्टेटमेंट नंबर सी से रिटर्न एड्रेस यहाँ से होगा, बाकी जो भी पड़ा होगा। तो जब ये फंक्शन रिटर्न हुआ तो
स्टेटमेंट नंबर सी, यानी कि यहाँ पे आके आप वेट कर रहे हैं। ये समझ आ रही है सबको? फंक्शन 3 टर्मिनेट किया तो जो एड्रेस आया था कि यहाँ से आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, ये फंक्शन 3 की एक्टिवेशन रिकॉर्ड में लिखा। तो फंक्शन 3 टर्मिनेट किया तो वहां से एड्रेस दे दिया कि एग्जीक्यूशन यहाँ से आगे स्टार्ट होगी। अब ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड आ गया। इसके पास पी क्यू दो वेरिएबल्स थे, पी के अंदर 4 पड़ा हुआ था, इसने कुछ रिटर्न किया तो क्यू के अंदर वैल्यू आ गई। क्यू के अंदर वैल्यू आ गई। तो अब ये देखिए कि वो जो इन्फॉर्मेशन एक मैंने कहा, हम हमेशा डिस्कस करते थे प्रोग्रामिंग में कि जब कोई फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो उसे कुछ स्पेस दी जाती है, जिसमें अपने लोकल वेरिएबल्स बनाता है, डाटा कॉपी करता है, मेमोरी को यूज करता है, इवेंचुअली जब टर्मिनेट करता है उस स्पेस रिलीज कर देता है, वो मेमोरी रिलीज करता है। तो वो सारी मेमोरी है, ये वाली जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है ये वही मेमोरी है। तो जो फंक्शन 2 है वो इसके अंदर रन हो रहा है। क्यू में आके डाटा कॉपी हुआ, जो भी हमने पैरामीटर पास किया था पी, उसकी बेस पे फंक्शन 3 ने कुछ रिटर्न किया, वो क्यू में कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जब ये कुछ रिटर्न करेगा तो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ही। और ये जब टर्मिनेशन का अपना अनाउंस करेगा या इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, तो इस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में से एक ये रिटर्न वैल्यू और एक ये एड्रेस, कि किस एड्रेस पे जाके आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, वो दोनों पिक कर लिए जाएंगे। वो दोनों जाके, यानी कि उनमें से एक तो एड्रेस है ना, तो एड्रेस नंबर बी पे जाके साथ ये वाली वैल्यू जो ये रिटर्न हो रही है यहाँ पे, जो क्यू, यहाँ पे जो 2 into q जो भी बनेगा, तो वो यहाँ पे वापस आ जाएगी। 2 into q यहाँ से रिटर्न होगा तो सी पे वो वैल्यू पास हो जाएगी और एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करती जाएगी। लेकिन हमारे कंपाइलर को एग्जैक्टली ट्रैक है कि इस फंक्शन की एक कंप्लीशन के बाद कहाँ भेजना, स्टेटमेंट नंबर बी। यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट बी से रन होना शुरू हो जाएगा। जब ये टर्मिनेट करेगा तो ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि स्टेटमेंट नंबर ए पे वापस जाना है। स्टेटमेंट नंबर ए से इस कॉन्टेक्स्ट की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जब मेन टर्मिनेट करेगा तो कहाँ चले जाएंगे, वापस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इस तरीके से हमारा कंपाइलर पूरा ट्रैक रखता है कि किस किस फंक्शन को कॉल करते हुए मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, और जब मैं टर्मिनेशन कर रहा हूँ फंक्शन की तो प्रीवियस फंक्शन कौन सा था, उसकी टर्मिनेशन होगी तो उससे प्रीवियस कौन सा था, तो पूरा प्रोग्राम इवेंचुअली कंप्लीट होकर टर्मिनेट कर सके। तो दैट्स वन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक्स। चलिए अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। हमारे पास टाइम है अभी ना, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। स्टैक की अभी कुछ एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में हम रिकर्जन पर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ों के रिकर्सिव फंक्शन। इनफैक्ट मैम सबा ने क्लासरूम के ऊपर कुछ पोस्ट किए थे क्वेश्चंस अपने सेक्शंस के लिए कि रिवर्स लिस्ट जो है वो बनाए, वो फंक्शन बनाए। तो एक्चुअली हम नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के फंक्शन देखेंगे कि रिकर्सिवली हम रिवर्स लिस्ट या print the values in the reverse order, count the elements in the list, delete all elements in the structure. We had recursive just reversing. जी, We had recursive just reversing in Java. हाँ बिल्कुल आपने किया था वो फंक्शन, ठीक है। लेकिन इस तरह के सारे फंक्शन को रिकर्सिव बना सकते हैं, क्यों? डिस्ट्रक्टर को बना सकते हैं रिकर्सिव, मेक नल को बना सकते हैं रिकर्सिव, काउंट साइज ऑफ द स्टैक और लिंक लिस्ट को रिकर्सिव बना सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें रिकर्सिव हो सकती है। तो ये जो रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन हम इन डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। फायदा क्या होता है सर? वैसे फंक्शन काम कर रहा होता है, इटरेटिव काम कर रहा होता है, रिकर्सिव का फायदा होता है। अच्छा, रिकर्सिव फंक्शन लिखने का फायदा, रिकर्सिव फंक्शन लिखने के फायदे होते हैं एक्चुअली। कभी कभी कुछ फंक्शन, इनफैक्ट कुछ एग्जांपल्स भी बड़ी वो दी जाती हैं कि क्लासिकल एग्जांपल्स हैं कि ये फंक्शंस अगर आप आइटरेटिव लिखने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होती है। ख़ास तौर पे कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस जो है ना थ्योरेटिकली भी वो होते हैं डिवाइड एंड कंकर। पहले बड़े प्रॉब्लम को छोटा करेंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है। जो छोटा सॉल्यूशन है वो भी अगर इतना बड़े साइज का कि आप डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं ला सकते तो आप उसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे, इवेंचुअली आप एक छोटे इतने मिनिमल साइज के बेस केस सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे, जो प्रॉब्लम पहुंचेगी जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप उस पर पहुंच जाते हैं तो आप सॉल्व करते हैं और फिर उस पीस को उठा के आप उससे बड़ा सॉल्यूशन बिल्ड करते हैं। तो ये एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स डिफाइन ही अपने छोटे पीसेस के टर्म्स में, ठीक है। आप कुछ कहना चाहें? Some problems are inherently recursive. In fact, stacks became popular for recursive functions because in the acronym function during the algo days. ठीक है, एग्जैक्टली यही वाली बात थी कि कुछ फंक्शंस या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे डिफाइन है जिनको अगर आप रिकर्सिवली ना सोचें और मैं आपको एक एन साइज की इनपुट दे दूं, आप उसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते जब तक आप उसकी ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ना बना। तो हम करते क्या है कि पहले उसको छोटा करते जाते हैं और बिल्कुल बेसिक स्टेप पे आ जाते हैं कि इसका आंसर तो मुझे डायरेक्टली पता ही है,
जब वो आंसर मिल जाए तो कहता अच्छा अगर ये इसमें से लेफ्ट साइड वाले पोर्शन में से बेस्ट था या इस एक्स साइज के प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन ये है, एक्स प्लस 1 साइज के प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन इस सोल्यूशन को यूज करके बनाता हूँ, फिर उससे बड़ा इस सोल्यूशन को यूज करके इससे बड़ा सोल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, हमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, उनका अगर आप आइटरेटिव सॉल्यूशन बनाएं तब भी आपको पहले सोचना रिकर्सिव वे में ही होता है कि इसको छोटा करते करते अगर मैं इस सोल्यूशन पे आता हूँ तो लूप लगा के भी ये काम मैं कर सकते हो, लेकिन सोल्यूशन डायरेक्टली लाने के लिए आपको जो मैथमेटिक्स थी ना वो आपको रिकर्सिव बनानी पड़ती है। But don't you also need recursive for non-deterministic searching? नॉन डिटरमिनिस्टिक सर्चिंग किसको कहेंगे? जिसका रिजल्ट नहीं पता। Anything in which you do not have an explicit definition for the depth of the child entities or the width of the child entities. Yeah, abstract. Maybe if we come up with an example तो हम ज़्यादा clearly उसको define कर सकें। लेकिन जब आप ये शायद वही behavior है कि अगर आपका प्रॉब्लम है सर्च का और आपको नहीं पता कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इवेंचुअली मे बी कोई ऐसा सिनेरियो होगा जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स ऐड होते रहते हैं। ठीक है जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो बोलो, अगर कंप्लीट करना चाह रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि अच्छा ठीक है चलो मैं ढूंढना शुरू करता हूँ, जब तक ये भी ग्रो कर रहा है मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इवेंचुअली अगर मैं इतने छोटे पार्ट पे एग्जैक्ट एलिमेंट पे चला गया तो ठीक है कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज मैं सर्च करता रहूंगा, कंटिन्यू करूंगा। एक बहुत इसका इनफैक्ट बहुत सारे स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स भी ऐसे हैं जो कि एक बहुत वास्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स मैप हो सकते हैं स्ट्रिंग मैचिंग या स्ट्रिंग सर्चिंग। और उन स्ट्रिंग सर्चिंग एल्गोरिथम्स जो है वो बाकी सारे एल्गोरिथम से बहुत एफिशिएंट है, लेकिन वो बने इसलिए कि आपको बड़े प्रॉब्लम को पहले छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करना है और जब इतना छोटा हो जाए कि उसमें आप सर्चिंग कर सकते हैं तो आप उसको सॉल्व करते हैं, अदर उसको उस पार्ट में से वैल्यू ढूंढते हैं, अदरवाइज आप उसके दूसरे पार्ट में से ढूंढते हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च भी आप कह सकते हैं। ये ऐसा कर लेते हैं कि मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे ला के देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में ढूंढ के एज अ चैलेंज कि आप उनका आइटरेटिव सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करना। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन अगर हम मैथमेटिकली लिखना भी शुरू करें तो आप उनको रिकर्सिव के बगैर लिख नहीं सकते। नहीं, अभी हमारे लेक्चर का टाइम थोड़ा सा दूसरी चीज़ों के ऊपर, रिकर्जन का नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है, उसमें हम मजीद डिस्कशन भी रिकर्जन के ऊपर और करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी करनी आती है, इधर एरेज और पॉइंटर्स। तो पहले एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ऑफ कोर्स पहले एक नाइव इम्प्लीमेंटेशन होगी, फिर उसको इम्प्रूव करेंगे और ठीक इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएंगे। तो अगर इफ़ यू हैव एन एरे तो एरे के ऊपर ये वाली डिपिक्शन थी कि हमारे पास वो जो पहले दिखाया था टॉप पे एलिमेंट नया ऐड होगा तो बाकी सारे शिफ्ट होंगे। ठीक है, हाँ शिफ्टिंग थी, बहुत बड़ा इशू था, इसको हम नहीं चला रहे, लेकिन दिस इज दी बिहेवियर जो हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो हम करेंगे कि अगर इसको देखें तो इस तरीके से था कि पहले 1 पड़ा हुआ था, इसके ऊपर एक और एलिमेंट ऐड किया तो वो 1 नीचे पुश हो गया, फिर एक और ऐड किया तो 2 नीचे, वो दोनों नीचे पुश हुए, फिर एक और ऐड हुआ तो रिमूव हुआ, तो फिर ऊपर से एलिमेंट्स टॉप से रिमूव होगा तो नीचे से दोबारा शिफ्ट होंगे। तो दैट वाज पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो हम देख चुके थे, लेकिन हम इसको बेहतर सोल्यूशन ये है कि हम बजाय इसके कि टॉप को एक जगह फिक्स करें और बाकी एलिमेंट्स को शिफ्ट करें, हम एट टॉप को ही इंक्रीमेंट करते जाएंगे एरे के अंदर। तो इनिशियली टॉप जी isn't your naive example counterintuitive to the one vision you just explained at the start of the lecture? एग्जैक्टली वही चीज, वही एग्जांपल थी जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वही था, ये वही बिहेवियर दोबारा दिखाया होता, लेकिन मैंने इसको स्किप किया, हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन अगर देखें तो अभी आप वाला पॉइंट है यहाँ पे कि अभी भी इस इम्प्लीमेंटेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, लेकिन ये दिखाने का तरीका था कि अगर उसी पिक्चर को देखते उसमें सिर्फ अगर हम टॉप पे पॉइंटर को मूव करते रहते तो स्टार्ट ये कर सकते थे कि इनिशियली टॉप यहाँ पे होता कहीं पे एरे के लास्ट, ठीक है, और पहला एलिमेंट यहाँ पे ऐड होता, फिर इसके ऊपर एलिमेंट ऐड होता, तो टॉप को प्लस 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 करते जाते। तो एरे का टॉप अगर आप 0 इंडेक्स को कह रहे हैं तो टॉप पे हमेशा जब आप मूव करेंगे तो स्टैक के फुल होने पे टॉप जो इंडेक्स 0 पे आ जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से काम कर रहे थे। यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ से पीछे की तरफ आ रहे हैं तो टॉप माइनस माइनस हो रहा है, लेकिन असल में जो मैंने पहले बोला था शायद वो ज़्यादा बेहतर था कि इनिशियलाइज टॉप को कर दे -1 से, और जब एलिमेंट ऐड करना तो प्लस 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 करते जाए और मैक्सिमम लेंथ, और जब रिमूव करना हो तो जो टॉप है अगर -1 से इनिशियलाइज किया था तो ऐड करते हुए प्लस प्लस पहले किया था
इंडेक्स 0 पे है तो फिर वैल्यू ऐड की थी ना, तो टॉप जो है वो एक्चुअली उस पोजीशन पे है, उस इंडेक्स पे जहाँ वैल्यू पड़ी हुई है। तो जब आपने पॉप करना होगा तो पहले रीड करेंगे फिर टॉप को माइनस करेंगे, ठीक है। दैट्स दी बिहेवियर जो हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो ये जो स्टैक की क्लास में हम देखें तो कंस्ट्रक्टर है, डिस्ट्रक्टर है, पुश पॉप इज फुल इज एम्प्टी फंक्शन है, ठीक है जी। अगर डाटा मेंबर्स देखें तो वी हैव एन एरे, वी हैव द साइज ऑफ द एरे जिससे हम इनिशियलाइज करेंगे एरे को, मेमोरी को, और टॉप का वेरिएबल है जो कि इनिशियली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में देखें तो -1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है जी। कंस्ट्रक्टर में हमने एरे एलोकेट की, टॉप को -1 किया, और डिस्ट्रक्टर में सिर्फ एरे को डीएलोकेट किया। यहाँ पे चेक लगाने की जरूरत है कोई? कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, कुछ चेक करने की जरूरत है डीएलोकेशन से पहले? हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है। डिक्लेरेशन देख लिया स्टैक क्लास की। वी हैव जी, Could you go back to that? नेक्स्ट स्लाइड जी। No, if you're already calling new ones, it's not going to be now. ठीक है, तो हमने एक ही कंस्ट्रक्टर रखा, हमने ओवरराइड कर दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर Even को, the size is 0, you're still calling new. ठीक है। तो हमने एक्चुअली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर दिया, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डाला है, एक ही कंस्ट्रक्टर, तो डेफिनेटली इसमें कोई वैल्यू पास हो रही है इंटीजर की। पॉसिबली ये हो सकता था कि जो यूजर ने वैल्यू पास की है वो 0 या -1 पास कर दी। अगर पास कर दी तो अगर आप 0 पे न्यू करते हैं तो आपका रन टाइम एरर भी दे सकते हैं। 0 या नेगेटिव वैल्यू पे आप न्यू करेंगे कंस्ट्रक्टर में तो एरर आएगा। तो पॉसिबली यहाँ कंस्ट्रक्टर के अंदर एक चेक होना चाहिए कि इफ दी साइज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो फिर न्यू किया जाए, अदरवाइज न्यू की जगह रन किया पॉइंटर। और डिस्ट्रक्टर में भी वही चेक होना चाहिए कि अगर साइज ग्रेटर देन 0 है तो डिलीट करें, अदरवाइज कुछ ना करें, ठीक है। ये एक चेक होना चाहिए। Or you can bypass the checking by like taking the absolute of the size and maybe calling it with 1. एब्सोल्यूट ऑफ द साइज कैसे होगी? So use an absolute. नहीं, यूजर ने वैल्यू गलत पास कर दी है तो आपने उसको एरर देने, आपने उसमें कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करना। But if I don't want to? कोड लिखने पे, लेकिन कुछ ना कुछ करना है। अगर नेगेटिव वैल्यूज आ जाए तो कुछ ना कुछ करना है, चाहे एरर दिखा दें, चाहे उसको पॉजिटिव बना के लोकेट कर लें। लेकिन नेगेटिव होने की एक पॉसिबल रीजन ये भी हो सकती है कि यूजर ने अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल पास कर दी और उसकी वैल्यू गार्बेज है, जो कि कुछ भी हो सकती है, इंटीजर की मैक्सिमम भी हो सकती है। उतनी मेमोरी एलोकेट कर देना इज नॉट अ गुड चॉइस, है ना। नेगेटिव वैल्यू मींस यूजर ने गलत काम किया, जस्ट शो एन एरर इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू करेक्ट द एरर। हाँ, अगर आप करेक्ट करना चाह रहे हैं तो नाइवली ना करें, फिर वाकई कोई रीजन बनाएं। इतनी बड़ी मेमोरी में नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहा हूँ, गार्बेज को, और क्यों बना। अच्छा, फिर उसके बाद इस फुल का फंक्शन है। इस फुल के फंक्शन में क्या किया होगा देखिए, बगैर बता सकते हैं, मैंने देखना शुरू कर दी। तब फुल होगी टाइप टॉप किसके इक्वल होगा? साइज -1। टॉप हमेशा उस इंडेक्स पे जहां पे लास्ट वैल्यू स्टोर की, -1 से इनिशियलाइज किया था ना। जब पहली वैल्यू ऐड होगी तो 0 पे होगी, फिर 1 पे, ठीक है। तो साइज -1, एरे का साइज -1 जो है ये मैक्सिमम वो इंडेक्स हो सकता है जहाँ पे डाटा स्टोर्ड है। तो टॉप अगर उस इंडेक्स पे चला गया तो इट मींस कि आपने सारा स्टैक फुल कर लिया। अच्छा जी, स्टैक में रैप अराउंड कर सकते हैं। सोचिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हो सकता है नहीं हो सकता। 10 वैल्यूज ऐड की, स्टैक फुल हो गया। वहाँ से तो निकलेंगे नहीं ना, मतलब यानी कि उससे तो एलिमिनेट ही नहीं करेंगे स्टार्ट से, तो वो हमेशा फ्रंट जो है वो 0 पर ही रहेगा, ठीक है। तो अगर आप उस टाइम पे जा रहे हैं कि नीचे वाली वैल्यूज हैं जो कि सबसे पहले ऐड हुई थी, हमने रैप अराउंड किया था, जब नीचे से वैल्यूज रिमूव होती थी वो क्यू में होता। इंडेक्स 0 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू रीड होगी तो वो खाली होगी, तो हम उसको क्यू को वापस रीड स्टार्ट कर देंगे। स्टैक में काम हो सकता है अगर आपने कोई मोस्ट रिसेंटली यूज्ड एप्लीकेशन, चीज की एप्लीकेशन में, तो आप एलिमेंट्स को ऐड करते करते अगर 10 एलिमेंट्स हो गए तो पहले को ओवरराइड करना शुरू कर दें। तो आप वो जो उसकी बेस है ना स्टैक की, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका इंडेक्स 0 था, तो इस ये भी एक वेरिएबल बना लेंगे, तो ये आप अपडेट करते जाएंगे। लेकिन ये वैसे एक रैंडम सी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, कर सकते हैं। मोस्ट रिसेंटली यूज टॉप 10 ही रखते हैं बस,
ओवरराइट करते हैं और हमेशा वो एलिमेंट लेंगे जो सबसे पहले अभी रिसेंटली ऐड हुआ। ठीक है जी। तो इस एम्प्टी के लिए टॉप इक्वल टू -1, ये कोड तो समझ आता है ना सबको, रिटर्न टॉप इक्वल टू -1। ठीक है, पहले वो Why not just do if top equals stack size -1 and the other one? मुझे दोनों तरह से कोड लिखना आता है, तो मैंने दोनों तरह से लिख के दिखा दिए। फुल में इस तरह से लिखा था, इस एम्प्टी में इस तरह से। Okay. ठीक है, मतलब ये चीज वही यहाँ पे भी लिख सकता था, टॉप इक्वल टू स्टैक साइज, वो इफ एल्स ना लगाने पड़ते, वरना इफ एल्स लगाने पड़े ना, इफ एल्स को अवॉइड किए। अच्छा जी, पुश के फंक्शन में हमने देखा था कि अगर -1 से इनिशियलाइज हो रहा है तो पहले टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे और उसके बाद वैल्यू ऐड करेंगे। इससे पहले काम और करेंगे, कौन बताएंगे? अब काफी देर हो गई, अब तो शामिल हो गया। अभी नहीं हुई। स्टैक का नाम समझा है क्या करेंगे, और -1 से इनिशियलाइज हुई है एरे, उसमें वैल्यू ऐड करनी है इंडेक्स 0 पे, तो क्या करें? इंक्रीमेंट करें पहले तो 0 पे आ जाएगा। हाँ, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि स्टैक फुल भी हो सकता है, तो पुश के अंदर इसका कोई जिक्र होना चाहिए। अगर फुल है तो क्या करें? तो नहीं ऐड करें। ठीक है, तो पहला चेक होगा कि अगर फुल है तो ऐड नहीं करना, एरर आ जाएगा। अदरवाइज हम उस वैल्यू को ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए पहले हम ऐड करेंगे टॉप को प्लस और फिर उससे काफी वैल्यू। ठीक है जी, तो दैट्स द पुश फंक्शन। इसके बाद पॉप में क्या होगा आप बताएं? पहले वो वैल्यू लेगा फिर टॉप में माइनस। इस कोड की पैटर्न पे अगर चलें तो पहले क्या चेक होगा? एम्प्टी तो नहीं है, एरे बेस्ड इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अगर एम्प्टी है तो फिर तो हम रिमूव कर ही नहीं सकते कुछ, अगर नहीं है तो फिर हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स तो ऐसे डिफरेंट है पॉप फंक्शन के, सबको समझ आ रहे हैं क्या है? ठीक है जी, सबको समझ आ रहा है? आप बता सकते हैं क्या है इसके पैरामीटर्स क्या हैं? पॉप में पैरामीटर क्यों है और क्या है? पॉप में होना तो नहीं चाहिए, हम तो फर्स्ट लेते है किस तरह का? टाइप क्या है इसकी? हैं इंटीजर टाइप पूरी बनाए रेफरेंस पास होता है। बाय रेफरेंस पास। ठीक है, तो मेन में जो वेरिएबल पास किया हम उसमें कॉपी करते हैं। ठीक है जी, रिटर्न भी कर सकते थे, लेकिन रिटर्न की जगह हमने यहाँ पे वैल्यू कॉपी करना ज़्यादा बेहतर समझे, क्योंकि यूजुअली मैं ये प्रेफर करता हूँ, तो मैं कहता भी हूँ कोड में आप लोगों को कि हर फंक्शन को अपना कोई एरर कोड भी बताना चाहिए। तो इसके रिटर्न टाइप वाइड की जगह कोई और इंटीजर होना चाहिए था जो कि बता देता कि वैल्यू रीड हुई है या नहीं। तो पॉसिबल यहाँ पे भी अगर एम्प्टी होता स्टैक तो कोई ट्रैक नहीं था कि वैल्यू रीड हुई या नहीं हुई। नंबर में जो पहले गार्बेज पड़ा था वही तो नहीं रह गया। ऐसा हो सकता है ना, फंक्शन में आई एम्प्टी के चेक में वापस चलेगी, तो नंबर में जो भी चीज पड़ी थी वही अभी भी पड़ी हुई है। ऐसे ही तो यहाँ पे इस फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होनी चाहिए, मे भी बूलियन ही हो जाए कि जो ट्रू रिटर्न के लिए जब बाकी वैल्यू मिल गई, फॉल्स रिटर्न के लिए जब वैल्यू नहीं मिली, तो उस केस में बाय रेफरेंस पैरामीटर को पास करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रिटर्न टाइप एरर बता रही है और बाय रेफरेंस जो पैरामीटर है उसमें हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न टाइप होनी चाहिए थी इस पॉप फंक्शन की, इनफैक्ट पुश फंक्शन की भी रिटर्न टाइप होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बेहतर हो जाता है। तो एल्स में हमने सिंपल वैल्यू पहले रीड की और बाद में टॉप को माइनस किया, जो आपने बताया था। तो इस तरीके से हमारा एरे बेस्ड स्टैक बन गया। एरे बेस्ड स्टैक के अंदर हमने 4 साइज की एरे बनाई, यहाँ पे माइनस भी हो सकता था, तो एरर चेक लाजमी होना चाहिए कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, डिस्ट्रक्टर में भी। तो 4 साइज की एरे बन गई, जो कि राइट साइड में नजर आ रही है इस वक्त। टॉप जो है वो -1 है, स्टैक का साइज तो 4 है, वो तो हमने अब इनिशियलाइज कर दिया, फिक्स हो गया। इसके बाद हमने कुछ 4 वैल्यूज ऐड कर दी, 5, 10, 15, 20। तो 5 इंडेक्स 0 पे आई, 1 पे आई 10, फिर 2 पे 15, और टॉप जो है इंडेक्स नंबर 3। ये सबसे आखिर में ऐड किया ना, ये टॉप है। वो देखिए टॉप वेरिएबल में 3 आ भी गया, पहले -1 था, अब 4 वैल्यूज ऐड हो गई तो 0, 1, 2 और 3 पे पहुंच गए। ठीक है, तो टॉप जो है वो 20 के इंडेक्स पे। अच्छा, उसके बाद हमने अगर वैल्यूज को पॉप करना शुरू करेंगे तो पहले 20 निकलेगा, तो टॉप की वैल्यू माइनस होगी। ठीक, यहाँ पे आ गया, तो इस वन इस तरह से पीछे चलता जाएगा। तो दैट्स हाउ वी यूज दिस स्टैक। बाकी वैल्यूज को भी रिमूव किया तो हमारे पास इवेंचुअली सारा का सारा स्टैक एम्प्टी हो गया। तो आउटपुट हमारे पास ये आ गई। ठीक है जी, 20, 15, 10, 5 हमने ऐड किस सीक्वेंस में किया था? 5, 10, 15, 20। जब हम पॉप कर रहे हैं स्टैक में से तो क्या चीज आ रही है? ठीक है, तो दैट्स द बिहेवियर जो हम स्टैक पे से देखना चाह रहे थे।
अच्छा जी, वी स्टिल हैव 5 मिनट्स, इसमें हम पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन आराम से कर सकते हैं। नहीं नीड टू वाली बात नहीं है, वी कैन स्किप, लेकिन अरे वी कैन स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी इतना टाइम है, 5 मिनट में हो जाएगी, मुझे पता है आप लोगों को आती है, मैंने सिर्फ दिखाना है कि ये वो जो हमने पढ़ा था ना वो यहाँ पे यूज करें। तो क्या होगा स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन में, इस तरह की लिंक लिस्ट बनी हुई पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या बनी हुई है कि हमारे पास हेड को हमने टॉप कह दिए, हमेशा जब भी एलिमेंट ऐड होता है तो इसके पीछे ऐड होता है, तो इसके पास अब नेक्स्ट का ट्रैक होगा, एलिमेंट यू ऐड करेंगे, एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, उसका नेक्स्ट कर देंगे जो टॉप, नए एलिमेंट के नेक्स्ट पे एक्स आ जाएगा पहला एलिमेंट, और उसके बाद इस पॉइंटर को उसको नए एलिमेंट को पॉइंट कर देंगे, ऐड हो गया। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट टॉप है इसका डाटा अपने पास कॉपी कर लिया, इसका एड्रेस भी बेशक अपने पास कॉपी कर लिया कि कहाँ बना हुआ था, टॉप को मूव कर दिया नेक्स्ट, टॉप के नेक्स्ट, और जो एड्रेस कॉपी किया था वहाँ पे डिलीट कर दिया, और जो डाटा कॉपी किया था वो रिटर्न कर दिया, है ना। तो बस ये ऑपरेशन है पुश एंड पॉप। तो क्लास के अंदर हमने क्लास में स्टैक की, दोबारा देख लें कि नोड हमने क्लास के अंदर बनाया है। अब हम नोड नाम से स्टैक के अंदर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्यू के अंदर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसलिए क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्लास के अंदर इसी नाम से आप एक स्ट्रक्चर बना के कोड लिख सकते हैं। और हमने इसी के आगे पॉइंटर भी, इसका पॉइंटर भी बना लिया टॉप नाम से, सिंटैक्स आपको समझाता है ना, स्ट्रक्चर के साथ ही हमने इसका पॉइंटर भी बना दिया, ठीक है। तो ये पॉइंटर भी टॉप नाम से बन गए, ठीक है। पुश पॉप और इज एम्प्टी का फंक्शन है, मैंने ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछना कि इसमें इसफुल का फंक्शन क्यों नहीं है, अगर किसी ने पूछना है तो मेरे से पूछ ले, मैं आंसर नहीं करूंगा। इसफुल क्यों नहीं है, बात जमात होके बोले, लिंक लिस्ट है फुल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो पुश पॉप इज एम्प्टी का चेक सिंपल ये कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर पता हो, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होने चाहिए, नहीं लिखे हुए यहाँ पे, ठीक, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर होने चाहिए, कंस्ट्रक्टर के अंदर टॉप को क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर चेक लगा होगा यहाँ पे। तो इज एम्प्टी का ये कि टॉप इक्वल टू नल, तो एम्प्टी है, अदरवाइज एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी है तो उस वक्त हमें स्पेशल चेक लगाना पड़ेगा कि नहीं। 2 मिनट रहते हैं टाइम, 3 मिनट लूंगा पूरे। अगर स्टैक एम्प्टी है तो इंसर्ट करते हुए यानी कि पुश करते हुए स्पेशल चेक लगेगा या नहीं लगेगा। याद है हम लिंक लिस्ट में इंसर्ट पे चेक लगाते थे ना, एम्प्टी है तो कुछ और चेक लगेगा वरना नहीं। रिमाइंड करें अपने आप को, करवाएं कि क्या ऑपरेशन है जी। हाँ तो हाँ एम्प्टी है, मैं कह रहा हूँ एम्प्टी स्टैक में ऐड करने के लिए स्पेशल इफ लगाएं पुश के अंदर। No, not for pushing. पुश के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। You don't need a special condition. क्यों? Because एक ही तरह का ऑपरेशन सारे सिनेरियोज पे चल जाएगा, एम्प्टी स्टैक पे या फुल स्टैक पे, मतलब काफी सारे एलिमेंट्स में। No, because at the end of the day, pushing in the case of a stack would be defined as what you have to define. अगर टॉप पॉइंट कर रहा है नल को, नया एलिमेंट ऐड किया, वही ऑपरेशन है, डाटा कॉपी किया, इसका नेक्स्ट कर दिया टॉप, टॉप में क्या पड़ा है तो वो नेक्स्ट पे आ जाएगा, उसके बाद टॉप इसको पॉइंट कर देगा। तो पहला एलिमेंट ऐड करना वही बिहेवियर है। इनफैक्ट इसमें ऐड ही हमेशा हेड पे करना है, तो हेड अगर इनिशियली नल था तो नया एलिमेंट का नेक्स्ट नल हो जाएगा, अगर हेड किसी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था तो नया एलिमेंट का नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे हमें एक ही सिनेरियो चाहिए, इफ एल्स दो नहीं चाहिए। जी कुछ कहना चाह रहे हैं? पॉप करने के लिए एम्प्टी चाहिए, अगर एम्प्टी है तो हम पॉप नहीं कर सकते, अदरवाइज पॉप करेंगे। लेकिन मैं वो कहता कि लिंक लिस्ट वाली इम्प्लीमेंटेशन है तो उसमें स्टैक वाले बिहेवियर के लिए हमें हेड पे ऐड करना और उसके अलावा ऐड करना, एम्प्टी पे ऐड करना या किसी लिस्ट जिसमें एलिमेंट पड़े हैं उसमें ऐड करने में फ़र्क है कि नहीं। तो हमने देखा कि फ़र्क नहीं, क्योंकि हमारा बिहेवियर हमेशा सेम ही रह रहा है। तो पुश का फंक्शन क्या है, मेमोरी एलोकेट करें, मेमोरी एलोकेट करके उसमें डाटा कॉपी कर दें, डाटा कॉपी, अच्छा देख लें पॉइंटर पास नहीं हो रहा है, रखते हैं इसमें डाटा का पास हो रहा है, ठीक है। ये रखते हैं, कहीं भी आपने इसमें पॉइंटर्स पास नहीं करने होते, पॉइंटर्स इंटरनली बन रहे होते हैं, आप सिर्फ यूजर से डाटा लेते हैं और लिस्ट में आके कहीं ऐड कर लेते हैं, पीछे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो डाटा को आपने कॉपी किया, उसके बाद इसका नेक्स्ट कर दिया टॉप को नए एलिमेंट को पॉइंट कर दिया, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था। इनिशियली नल को अगर पॉइंट कर रहा था टॉप, आपने न्यू एलिमेंट बनाया, उसको डाटा कॉपी किया, उसके नेक्स्ट को वही पॉइंट कर दिया जहाँ टॉप पॉइंट कर रहा था, ये लिखा था कोड में।
यूपीटीआर का नेक्स्ट इक्वल टू टॉप, और उसके बाद हमने टॉप को अपडेट कर दिया यूपीटीआर के इक्वल टू टॉप, नए एलिमेंट पे आ गए। तो दैट्स द पुश ऑपरेशन। और पॉप ऑपरेशन में पहले एम्प्टी चेक किया, अगर एम्प्टी है तो हम कुछ भी पॉप नहीं कर सकते। रिटर्न टाइप इसकी भी कोई ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम बूलियन में ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं कि हमें डाटा मिला कि नहीं। अदरवाइज हम डाटा कॉपी करेंगे, यहाँ पे पहले पॉइंटर कॉपी किया, डाटा कॉपी किया, टॉप को नेक्स्ट पे मूव कर दिया, ये डाटा रिटर्न हो जाएगा और ये पॉइंटर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट हो गया और जो डाटा हमने कॉपी किया था वो बाय रेफरेंस वैल्यू थी, वो रिटर्न हो गई। ठीक है जी, यही हमने ऑपरेशन करना था, पुश एंड पॉप दोनों हो गए एंड दैट्स वेयर वी स्टॉप। कोई क्वेश्चन? सर हम लोग बात पर रेफरेंस करके उसके अंदर डेटा कॉपी करके भेजते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न टाइप से भेज सकते हैं उसको? भेज सकते हैं, लेकिन मैंने उसकी लॉजिक ये बताई है कि रिटर्न टाइप यूज करेंगे एरर्स रिटर्न करने के लिए और डाटा बाय रेफरेंस पास करेंगे जी। हाँ, इस वाइट को चेंज करना चाहिए। ठीक है जी, वाइट चेंज करेंगे, वाइट की जगह कोई बूलियन, अच्छा यूजुअली बूलियन तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है ना, तो रिटर्न टाइप में अक्सर आपकी 2 से ज्यादा केसेस होते हैं जो एरर के केसेस होते हैं। यहाँ पे तो 2 ही केसेस है कि एम्प्टी था या नहीं था, लेकिन अगर 2 से ज्यादा केसेस हो तो बूलियन की जगह इंटीजर्स भी बना देते हैं कि रिटर्न टाइप इंटीजर है, मैं 0 रिटर्न करूंगा एक केस के लिए, 1 रिटर्न करूंगा दूसरे केस के लिए, 2 रिटर्न करूंगा तीसरे केस के लिए, सो ऑन। आप मल्टीपल केसेस बना सकते हैं कि मेरा फंक्शन जब इन वैल्यूज में पूरा सेट है, एक टेबल आप देते हैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन में, ये वैल्यूज हैं जो कि एरर कोड्स हैं। 0 is the error code for something, 1 is the error code for something else, 2 is something else and so on। तो ये एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन का तरीका होता है कि आप एरर्स जो आए वो भी बताएं कि क्या एरर्स आपके